हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 इतिहास के अंतर्गत पहला चैप्टर समय की शुरुआत से। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर संक्षेप में उत्तर दीजिए। और पहला प्रश्न है बच्चों आपका, नीचे दिए गए सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था को दर्शाने वाले आरेख को देखिए। क्या आप उन निवेशों की सूची दे सकते हैं जो औजारों के निर्माण में सहायक हुए। औजारों के निर्माण से किन किन प्रक्रियाओं को बल मिला। और आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर यह है आपका आरेख। आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले बीच में यहाँ पर लिखा है औजार बनाना। और इधर आप देख सकते हैं मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि। और दूसरी साइड आप देख सकते हैं औजारों के इस्तेमाल के लिए और बच्चों व चीज़ों को ले जाने के लिए हाथों का मुक्त होना। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर आँखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक चलना। और इधर आप देख सकते हैं सीधे खड़े होकर चलना। तो क्या लिखेंगे उत्तर में। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था। फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे नंबर 1, किसी बॉक्स विशेष की ओर इंगित तीर के निशान उन प्रभावों को बताते हैं जिनकी वजह से कोई विशेषता विकसित हुई। ठीक है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, किसी बॉक्स से दूर इंगित करने वाले तीर के निशान यह बताते हैं कि बॉक्स में बताए गए विकास कर्म ने अन्य प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित किया। ठीक है। इसके बाद आगे आप लिखेंगे प्रारंभिक मानव की प्रजाति को उनकी खोपड़ी के आकार व जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। ये विशेषताएं सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था अर्थात वांछित परिणाम प्राप्त होने से विकसित हुई होंगी। उपरोक्त सकारात्मक प्रतिपुष्टि व्यवस्था आरेख में औजारों के निर्माण में 4 महत्वपूर्ण बिंदु प्रदर्शित किए गए। और कौन कौन से बच्चों, चलिए देख लेते हैं। पहला बिंदु है मस्तिष्क के आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि। दूसरा पॉइंट है बच्चों आंखों से निगरानी, भोजन और शिकार की तलाश में लंबी दूरी तक भ्रमण करना। और तीसरा पॉइंट है बच्चों औजारों के इस्तेमाल के लिए हाथों का स्वतंत्र अथवा मुक्त होना। अगला पॉइंट है सीधे खड़े होकर चलना। ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे लिखेंगे आप औजार बनाने की कला सीखना मानव की एक महान उपलब्धि थी। इसके साथ ही साथ अनेक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन मिला जिससे अनेक लाभ हुए। और फिर पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं औजारों के निर्माण से आदि मानव भयानक जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने में समर्थ हो सका, अन्यथा वे जानवर उसका शिकार पहले ही कर जाते। अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों औजारों की सहायता से खेती करना व शिकार करना आसान हो गया। ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे औजारों के निर्माण के साथ ही साथ आदि मानव के पहनावे में भी सुधार हुआ। वह जानवरों की खाल को पहनने लगा। सुई का आविष्कार हुआ। निवास स्थल बनाने में औजारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर लिखेंगे अगला पॉइंट औजारों की सहायता से मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया। औजारों के निर्माण की प्रक्रिया ने वास्तव में मानव के रहन सहन व खान पान के स्तर को ही एकदम बदल कर रख दिया। ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे आप लिखेंगे मानव द्वारा पत्थर के औजार बनाने व प्रयोग करने के प्राचीनतम साक्ष्य इथियोपिया और केन्या के पुरा स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पत्थर के औजार सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव ने बनाए व प्रयोग किए होंगे। संभव है कि स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के भोजन प्राप्त करने के लिए कुछ खास औजार बनाती और इस्तेमाल करती रही होंगी। ठीक है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर शुरू होता है आपका दूसरा प्रश्न और इसमें पूछा है मानव और लंगूर तथा बानरों जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ। क व्यवहार और ख शरीर रचना शीर्षकों के अंतर्गत 2 अलग अलग स्तंभ बनाइए और उन समानताओं की सूची दीजिए। दोनों के बीच पाए जाने वाले उन अंतरों का भी उल्लेख कीजिए जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका प्रश्न। उत्तर में क्या लिखेंगे आप। उत्तर लिखेंगे मानव और लंगूर तथा बानर जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानताएं पाई जाती हैं जिससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ है। व्यवहार तथा शरीर रचना के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। और फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे उन विशेषताओं के बारे में। नंबर 1 व्यवहार के स्तर पर और हेडिंग डाल देंगे बच्चों बानर यानी एप
होमिनाइड उपसमूह का जीव है। होमिनिड वर्ग होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए हैं। इनमें परस्पर समानताएं होते हुए भी अनेक बड़े अंतर पाए जाते हैं। होमिनाइड का मस्तिष्क होमिनिड की तुलना में छोटा था। वे चौपाया थे, अर्थात चारों पैरों के बल चलते थे। उनके शरीर का अग्रभाग व अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। होमिनिड सीधे खड़े होकर दोनों पैरों पर चलते थे। होमिनिड के हाथों की बनावट विशेष प्रकार की थी, जिससे वे हथियार यानी कि औजार बना सकते थे व उनका प्रयोग कर सकते थे। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, शरीर रचना के स्तर पर, और हेडिंग डालकर लिखेंगे मानव के प्रारंभिक स्वरूपों में उसके लक्षण आज भी शेष हैं। मानव के आद्य रूप में बानर के अनेक लक्षण बरकरार हैं। जैसे कि आप उदाहरण में लिख सकते हैं, होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना व हाथों की विशेष दक्षता। उनमें सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक न थी, क्योंकि वह अपना अधिकांश समय पेड़ों पर गुजारता था। पेड़ों पर जीवन व्यतीत करने के कारण उसमें अनेक विशेषताएं आज भी मौजूद हैं, जैसे आगे के अंगों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मुड़ा होना और टखने के जोड़ों का घुमावदार होना। प्रारंभिक मानव की प्रजाति को उसकी खोपड़ी के आकार व जबड़े की विशिष्टता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। वानर, लंगूर व मानव आदि प्राइमेट उपसमूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों। और फिर लिखेंगे इसके बाद यहाँ पर हेडिंग डाल के शारीरिक स्तर पर समानताएं, और हेडिंग डालकर लिखेंगे दोनों ही प्राइमेट उपसमूह के जीव हैं। मानव, बानर व लंगूर तीनों के शरीर पर बाल होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, बच्चे पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के पेट में पलते हैं। और फिर लिखेंगे माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां होती हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, इन प्राणियों के दांतों की बनावट भिन्न होती है। ठीक है। इसके बाद लिखेंगे व्यावहारिक स्तर पर समानताएं, और हेडिंग डालकर लिखेंगे पहला पॉइंट, मानव व बानर अपने बच्चों को उठाकर चलते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, दूसरे जीवों की अपेक्षा समझने की शक्ति ज़्यादा होती है। अगला पॉइंट है, अपने शरीर को परिस्थिति के अनुकूल बनाने में समर्थ होते हैं। और फिर लिखेंगे मानव और बानर दोनों ही अपने पिछले पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ठीक है बच्चों। और आगे लिखेंगे मानव और बानर के मध्य पाए जाने वाले अंतर, और हेडिंग डालकर लिखेंगे नंबर 1, मानव अपने पैर पर ज़्यादा समय तक खड़ा हो सकता है, जबकि बानर ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, मानव का मस्तिष्क आकार में बड़ा होता है, जबकि बानरों का जबड़ा काफ़ी लंबा होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, मनुष्य में समझने की शक्ति ज़्यादा होती है, जबकि बानरों में अपेक्षाकृत समझने की शक्ति कम होती है। फिर लिखेंगे मानव 2 पैरों पर चलता है, जबकि बानर 4 पैरों से चलता है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं बच्चों, तीसरा प्रश्न आता है आपका यहाँ पर, और इसमें कहा है मानव उद्भव के क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के पक्ष में दिए गए तर्कों पर चर्चा कीजिए। क्या आपके विचार से यह मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य का युक्त स्पष्टीकरण देता है? तो आप क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों, आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ और इसकी उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था। आज भी इसकी खोज करना जटिल समस्या है। इस प्रश्न पर आज भी वाद विवाद जारी है, परंतु इस समस्या के समाधान हेतु 2 मत उभरकर हमारे सामने आए। और इसके बाद इस प्रकार का आपको एक प्रश्न में एक चित्र देखने को मिलेगा बच्चों, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोप, यहाँ पर अफ्रीका, यहाँ पर एशिया, और फिर यहाँ पर यूरोप, फिर अफ्रीका और फिर एशिया। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर चित्र में। और यहाँ पर है ये प्रतिस्थापन मॉडल, और यहाँ पर है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई है। विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ। परिणामतः आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न रूपों में दिखाई दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, प्रतिस्थापन मॉडल, और हेडिंग डालकर लिखेंगे इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति एक ही स्थान पर यानी अफ्रीका में हुई थी। वहां से धीरे धीरे संसार के कई भागों में फैलती गई। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य का विश्वासोत्पादक स्पष्टीकरण देता है।
आधुनिक मानव के जीवाश्म जो इथियोपिया में अनेक स्थान पर मिले हैं इस मत का समर्थन करते हैं। इस मत के मानने वालों की मुख्य विचारधाराएं निम्नलिखित हैं। और क्या क्या हैं बच्चों, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट देखें आप। मानव के सभी पुराने रूप चाहे वे कहीं भी थे बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ऐसे विद्वानों का विचार है कि आधुनिक मानव में अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए और वहीं से अन्य स्थानों को गए। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, विद्वानों का एक तर्क यह है कि आज के मनुष्यों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं क्योंकि उनके मध्य क्षेत्रीय अंतर विद्यमान है। ठीक है बच्चों। इसके बाद लिखेंगे, उपयुक्त विभिन्नताओं के कारण एक ही क्षेत्र में पहले से रहने वाले एरेक्टस व होमो हाइडेलबर्गेसिस समुदायों में पाए जाने वाले अंतर आज भी विद्यमान हैं। ठीक है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। और फिर आता है बच्चों आपका चौथा प्रश्न, इनमें से कौन सी क्रिया के साक्ष्य व प्रमाण पुरातात्विक अभिलेख में सर्वाधिक मिलते हैं। और क है आपके लिए संग्रहण, ख है औजार बनाना और ग है आग का प्रयोग। तो क्या लिखेंगे आप उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे संग्रहण, आग का प्रयोग व औजार बनाने में से औजार बनाने के साक्ष्य पुरातात्विक अभिलेख में सर्वाधिक रीति से दिए गए हैं। पत्थर के औजार बनाने व उनके इस्तेमाल किए जाने के प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया व केन्या के शोध स्थलों से प्राप्त हुए हैं। संभावना व्यक्त की जाती है कि इन हथियारों औजारों का प्रयोग सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने किया था। संग्रहण व आग के प्रयोग के उतने ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त नहीं होते जितने के औजार बनाने के मिलते हैं। यह संभावना प्रकट की जाती है कि पत्थर के औजार स्त्री और पुरुष दोनों अपने अपने प्रयोग के आधार पर बनाते थे। अनुमानतः स्त्रियां अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ विशेष प्रकार के औजारों को बनाती और इस्तेमाल करती थी। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व जानवरों को मारने के तरीके में सुधार हुआ। इस बात के प्रमाण हमें फेंक कर मारने वाले भालों व तीर कमान के प्रयोग से मिलते हैं। भाला प्रक्षेपक यंत्र के प्रयोग से शिकारी लंबी दूरी तक भाला फेंकने में समर्थ हुआ। इस युग में पंच ब्लेड तकनीक की सहायता से निम्न प्रकार से पत्थर के औजारों को तैयार किया जाता होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे, एक बड़े पत्थर के ऊपर सिरे को पत्थर के हथौड़े की सहायता से हटाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इससे एक चपटी सतह तैयार हो जाती है जिसे प्रहार मंच यानी घन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घन। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है बच्चों, फिर इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच और हथौड़ी की सहायता से प्रहार किया जाता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इससे धारदार पट्टी बन जाती है जिसका चाकू की तरह प्रयोग किया जाता है अथवा उनसे एक तरह की छेनियाँ बन जाती हैं जिनसे हड्डी, सींग, हाथी दांत व लकड़ी को उकेरा जा सकता है। अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, हड्डी पर नक्काशी का नमूना नीचे दिया गया है और यहाँ पर आप हड्डी का नमूना दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार का आपको एक चित्र वहाँ पर देखने को मिलेगा, आप उसे चाहे तो बना सकते हैं। इसके बाद बच्चों आगे लिखेंगे, ओल्ड वही से मिले आरंभिक औजारों में एक औजार मंडासा भी है जिसके सल्कों को निकालकर धारदार बनाया गया है। यह एक प्रकार का हस्त कुठार है। इन आरंभिक औजारों के आधार पर मानव प्राकृतिक वैज्ञानिकों ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया जो निम्नलिखित हैं। और कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। नंबर 1 पुरा पाषाण काल, हेडिंग डालकर लिखेंगे, इस युग में पत्थर के औजार भद्दे, खुरदुरे व बिना किसी नक्काशी आदि के होते थे। इस काल के औजारों में कुठार, रुखनी, मंडासे आदि प्रमुख हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा लिखेंगे, दूसरा कालखंड है मध्य पाषाण काल और यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग डालकर, इस युग में पत्थर के औजार का छोटे छोटे रूपों में प्रयोग किया जाने लगा था। लघु किस्म के औजारों को अस्म कहते हैं। इस युग के औजारों में भाले व तीर कमान आदि प्रमुख औजार हैं। ठीक है। इसके बाद तीसरा लिखेंगे नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, इस काल के औजार बड़े साफ, अच्छी तरह से घिसे हुए तथा नक्काशीदार होते थे। इस युग में हड्डियों व पत्थरों को चिकना व साफ करके औजार बनाने की कला विकसित हो चुकी थी। हंसिया इस युग का प्रमुख औजार था। क्या था? हंसिया। ठीक है बच्चों, तो आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद है आपके लिए संक्षेप में निबंध लिखिए और 5वां प्रश्न आपके लिए भाषा के प्रयोग से कै
सबसे पहले आप देखेंगे शिकार करने और ख है आश्रय बनाने के काम में कितनी मदद मिली होगी, इस पर चर्चा कीजिए। इन क्रियाकलापों के लिए विचार संप्रेषण के अन्य किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता था। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो कि भाषा का प्रयोग करता है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य विचार विनिमय करता है। भाषा के विकास पर कई विद्वानों के मत अलग अलग हैं, उनकी मान्यताएं निम्नलिखित हैं। और सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, होमिनिड भाषा में हाव भाव या अंग विक्षेप शामिल था। समझ रहे ना आप, हाथों को हिलाना या संचालन, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, उच्चारित भाषा से पूर्व गाने या गुनगुनाने जैसी मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, मनुष्य की बोलने की क्षमता का विकास या प्रारंभ आवाहन या बुलाने की क्रिया से हुआ, जैसा कि नर वानरों में प्रायः देखा जाता है, ठीक है बच्चों। और फिर आगे लिखेंगे, उच्चारित भाषा यानी बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई, यह निष्कर्ष देना भी कठिन कार्य है। विद्वानों की ऐसी विचारधारा है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ विशेषताएं थी जिनके कारण वह बोलने में समर्थ हुआ होगा। इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ। स्वर तंत्र के विकास और मस्तिष्क में हुए परिवर्तन से भाषा के विकसित होने में मदद मिली। भाषा के साथ साथ कला लगभग 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व विकसित हुई। कला व भाषा दोनों ही संप्रेषण अर्थात विचार अभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम हैं, ठीक है बच्चों। आगे लिखेंगे, फ्रांस में स्थित लेस्कॉक्स और सोवे की गुफाओं में व उत्तरी स्पेन में स्थित अल्टामीरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियां पाई गई हैं जो कि लगभग 30,000 से 12,000 वर्ष पूर्व चित्रित की गई थी। इनमें गोरों यानी कि जंगली से जो बैल होते हैं, घोंघों, पहाड़ी साकिन यानी बकरों, हिरन, मेमनों, गैंडों, शेरों, भालुओं, चीतों, लकड़बग्घों व उल्लों के चित्र प्रमुख हैं। आई बात समझ में? इसके बाद लिखेंगे, प्रारंभिक मानव के जीवन में शिकार का ज़्यादा महत्व था। इसी कारण जानवरों की चित्रकारियाँ धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जुड़ी होती थी। ऐसा भी प्रतीत होता है कि चित्रकारी ऐसी रस्मों को अदा करने के लिए की जाती थी जिससे कि शिकार करने में सफलता प्राप्त हो, ठीक है बच्चों। आगे लिखेंगे, विद्वानों की यह भी मान्यता है कि ये गुफाएं ही प्रारंभिक मानव की आपस में मिलने की जगह थी, जहां पर छोटे छोटे समूह एक दूसरे से मिलते थे या एकत्रित होकर सामूहिक क्रियाकलाप करते थे। ऐसा भी जान पड़ता है कि इन गुफाओं में ये समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते रहे हों व शिकार की तकनीक पर विचार करते रहे हों और ये चित्रकारियाँ आगामी पीढ़ियों को इन तकनीकों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाई गई हों। अतः कहा जा सकता है कि चित्रकारी विचार संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे लिखेंगे, प्रारंभिक समाज के बारे में जो विवरण दिया जाता है वह अधिकतर पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। शिकार करने वाले वे खाद्य सामग्री तलाशने एवं बटोरने वाले समाज आज भी विश्व के अनेक भागों में मौजूद हैं। उन समाजों में हादजा समूह प्रमुख है। आई बात समझ में? कौन सा समूह? हादजा, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे लिखेंगे आप, कृषि के प्रारंभ के साथ साथ मानव ने अपनी झोपड़ियों को खेतों के पास बनाना शुरू कर दिया। आरंभ में मनुष्य लकड़ी व पत्तियों आदि की मदद से झोपड़ी बनाता था, किंतु बाद में वह कच्ची व पक्की ईंटों का भी प्रयोग घर बनाने में करने लगा था। प्राचीन झोपड़ियों के अवशेष स्विट्जरलैंड की एक झील में 1854 में मौजूद पाए गए, ठीक है बच्चों। आगे लिखेंगे, अस्थायी निवास स्थान बनाना मानव की महान उपलब्धि थी और यह सब भाषा के विकास के बिना असंभव था, किंतु भाषा ने इन सब क्रियाओं को संभव बना दिया। प्रारंभ में मानव निसंदेह बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता रहा होगा, लेकिन ये ध्वनियाँ ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई होंगी। अतः भाषा का विकास आधुनिक मानव के विकास का दिलचस्प पहलू है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप अपने इस 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। फिर आता है बच्चों आपका 6ठा प्रश्न है ये, अध्याय के अंत में दिए गए कालानुक्रम में से किन्हीं 2 घटनाओं को चुनिए और यह बताइए कि इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, कालानुक्रम 1 में से 2 घटनाओं का विवरण निम्नलिखित है और यहाँ पर आप लिख सकते हैं पॉइंट बनाकर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस
शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ऑस्ट्रल अर्थात दक्षिणी और यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस यानी बानर से मिलकर हुई है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रारंभिक रूप में बानर के अनेक लक्षण मौजूद थे। इसका समय 56 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। प्रथम वन मानुष को ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा जाता है। वे पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते थे। ये मनुष्य की तरह खड़े हो सकते थे। वे पत्थर के औजारों का प्रयोग व पशु जीवन व्यतीत करते थे। वे जंगली कीड़े मकोड़े भी खाते थे। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, होमो। ठीक है, होमो शब्द लैटिन भाषा का है। इसका अर्थ है मानव। होमो के अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। वैज्ञानिकों ने होमो की अनेक प्रजातियों को उनकी विशिष्टताओं के आधार पर विभाजित किया है जो निम्नलिखित है। और यहाँ पर आप क्या करके लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, होमो हिबिलिस औजार बनाने वाला मानव, और ख्या लिखेंगे होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर चलने वाला मानव। इसी प्रकार से गै लिखेंगे होमो सेपियंस यानी कि चिंतनशील, प्राज्ञ और आधुनिक मानव। ठीक है बच्चों, आगे लिखेंगे होमो हिबिलिस के जीवाश्म इथियोपिया में, ओमो और तंजानिया में ओल्ड वई गोर्ज से प्राप्त हुए हैं। होमो इरेक्टस के जीवाश्म अफ्रीका के कुवीफोरा तथा पश्चिमी तुर्कन तथा केन्या और जावा के मोड़, जकार्ता तथा संगीरन में पाए गए थे। होमो सेपियंस जो कि आधुनिक मानव कहलाता है, चिंतनशील या प्राज्ञ प्राणी है। होमो सेपियंस 1.9 लाख वर्ष से 1.6 लाख वर्ष पूर्व के हैं। ठीक है बच्चों, कालानुक्रम के अनुसार आप यहाँ पर लिखेंगे कालानुक्रम, फिर लिखेंगे 2 में से 2 घटनाओं का विवरण निम्नलिखित है। और यहाँ पर पॉइंट बनाकर लिखेंगे नंबर 1, दफनाने की प्रथा का प्रथम साक्ष्य। दफनाने की प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमें 3 लाख वर्ष पूर्व प्राप्त होता है। कुछ रीतियों से यह पता चलता है कि निएंडरथालेंसिस मानव शव को दफनाते थे। इससे यह प्रतीत होता है कि वे किसी धर्म में विश्वास रखते थे। निएंडरथालेंसिस काल के कब्रिस्तान के स्थल पर की गई खोजों से ऐसा भी ज्ञात होता है कि वे मृतक शरीर को रंगों से सजाते थे। वे शायद धार्मिक कारणों या सुंदरता के लिए ऐसा करते थे। वे प्रथम मनुष्य थे जो मृत्यु के पश्चात जीवन के संबंध में सोचते थे। ठीक है बच्चों, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप निएंडरथल मानवों का लोप। और यहाँ पर लिखेंगे निएंडरथल मनुष्य लगभग 1,30,000 से 35,000 वर्ष पूर्व यूरोप व पश्चिमी एवं मध्य एशिया में रहते थे, लेकिन 35,000 वर्ष पूर्व वे अचानक लुप्त हो गए। निएंडरथल मानव के लुप्त होने के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों के अलग अलग विचार हैं। उनकी विचारधाराएं निम्नवत हैं। और इसके बाद पॉइंट बनाकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, निएंडरथल मानव होमो सेपियंस द्वारा मार दिए गए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, ख, निएंडरथल मानव ने दूसरे समूह से विवाह कर लिए और इनकी जाति की अलग पहचान समाप्त हो गई। आगे लिखेंगे यह सभी सिद्धांत काल्पनिक हैं। कोई भी विद्वान निश्चय से यह नहीं कह सकता कि यह जाति कब और क्यों समाप्त हुई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार कक्षा 11 इतिहास के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जानते रहे कक्षा 11 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।